नमस्कार दोस्तों। चीन और भारत के संबंधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दिनों भिड़ी हुई है। अभी आज तक में राइट नाउ समाचार चल रहा है, ज़बरदस्त शीर्षक आ रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब ने गांधी परिवार को राजवंश कहा, संबित पात्रा जी ने नेहरू की भूल बताया चीन के संबंधों को लेकर। नाना प्रकार की नई नई थ्योरीज आ रही हैं कि चीन के सामने हम इतने कमज़ोर कैसे रहे, 1962 के युद्ध में हमें हार क्यों मिली। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है और उनके साथ बहुतों का कहना और मानना है कि जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ, जिन 20 हमारे जांबाज भारतीय सेना के सिपाहियों ने शहादत दी, उस सब का सच सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी की ओर से जो बयान आया कि 1 इंच भूमि भी कब्जे में नहीं की है चीन ने, एमईए का जो बयान आया, फौज की तरफ से जो बातें आईं और जो अपुष्ट सोर्सेज अपनी बातें कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो जो बयान दे रहे हैं, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स जो बयान दे रहे हैं, सबको मिलाकर पूरी तरह कोहरा छा गया है। सच सामने नहीं आ पा रहा है कि गलवान घाटी में यदि हाथापाई हुई, युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, इतनी शहादत क्यों गई। चीन और भारतीय सैनिक आपस में यदि भिड़े तो निश्चित तौर पर चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे आने की कोशिश कर रहा होगा। तभी हमारे सिपाहियों ने ड्यूरिंग पेट्रोलिंग उनको रोका। हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 लोग शहीद हो गए। बहरहाल, चीन को लेकर दशकों से, आज़ादी के बाद से ही हम लोगों में, हम भारतीयों में एक अजीब किस्म की नाराजगी, इस स्तर तक घृणा जिसे आप कह सकते हैं, वो रहती है। जायज कारण भी है, हम चीन से 1962 में परास्त हुए हैं। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? चीन के साथ हमारे रिश्तों में इतना तनाव क्यों आया? चीन क्या चाहता है? भारत क्या चाहता है? नेहरू जी कहाँ पर चूके, यदि चूके तो, या नेहरू जी की क्या कथित रूप से भूल थी? मुझे लगता था इस बारे में मेरा अध्ययन बहुत अधूरा है, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं इस दौरान लगातार चीन भारत के संबंधों को पढ़ रहा था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसे सरल शब्दों में, डिप्लोमेटिक भाषा से अलग हटाकर आम जन की भाषा में ढाल सकूं, ताकि चीन और भारत के रिश्तों को लेकर जो कोहरा है उससे थोड़ा सा पर्दा हट सके, जो भी हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही चीन और भारत के बीच में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी कुछ स्पष्टता बन सके कि आखिर में ये लड़ाई किस बात को लेकर है। मैंने अपने कई नौजवान दोस्तों से, कई अपनी उम्र के अपने साथियों से इस बारे में चर्चा की और पाया कि इस पूरे मुद्दे पर किसी के भी विचार स्पष्ट नहीं है। केवल एक चीज़ को लेकर कि चीन हमारा शत्रु राष्ट्र है, जो सबसे बड़ा सच है। और दूसरी चीज़, बहुतों को अभी भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है, और या प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए चीन हम पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो इन सब विषयों पर मैं लगातार 3-4 दिन आपसे संवाद करने जा रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में। आइए समझने का प्रयास करते हैं। चीन और हमारे मुल्क के मध्य वर्तमान में गंभीर तनाव का दोस्तों एक लंबा इतिहास है, और जिसकी जड़ में है चीन की इंपीरियलिस्टिक सोच, विस्तारवादी साम्राज्यवादी सोच। पूरे देश में इस समय चीन को लेकर जो जनमानस उबल रहा है, उसके पीछे आप जानते हैं हमारे 20 जवानों की शहादत है गलवान घाटी में। जाहिर है वर्तमान प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र भाई मोदी पर आघात श्रद्धा रखने वालों के लिए यह बड़ा आघात है, वज्रपात के समान है, क्योंकि एक माहौल सा रचा जा चुका था कि चीन और भारत के मध्य अब बराबरी के रिश्ते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आपको ये तस्वीर बहुत अच्छी तरह से याद होगी। ये देखिए, ये तस्वीर 2017 की है। साबरमती आश्रम के किनारे एक झूला डाला गया है, जो रिवर फ्रंट साबरमती आश्रम के किनारे मोदी जी ने अहमदाबाद में, गुजरात में मुख्यमंत्री रहते, जो साबरमती नदी को पूरा साफ किया था और वहाँ पर जो रिवर फ्रंट बनाया था, वहीं पर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की
साथ मोदी जी ने वार्ता की थी, वहीं की ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। और इससे भारतीयों का बड़ा ही जिसे कह सकते हैं हमारा सीना 56 इंच का हो गया था कि देखिए दिल्ली में वार्ता नहीं की है, अहमदाबाद में वार्ता की गई है। मोदी जी ने अपने घर में ले जाकर चीन के राष्ट्रपति को बैठा दिया और झूला भी झुलाया और रिश्ते जो हैं वो बराबरी के हैं। लेकिन अब ये गलवान घाटी का जो प्रसंग आ गया, इससे ये जो विश्वास था ये थोड़ा सा दरक गया है। ये जो तस्वीर है और इस प्रकार की नाना प्रकार की तस्वीरें उस दौर की हैं 2017 की, उसमें भारतवासियों के मन में मोदी जी के प्रति भक्ति भाव कई गुना ज़्यादा हो गया था। चीन लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आया। नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत को धता बताने वाले चीन ने एक बार फिर मित्रता की आड़ लेकर अपनी साम्राज्यवादी सोच को आगे बढ़ा डाला। राजघाट में दोस्तों चिर निद्रा में लीन साबरमती का संत शायद मोदी और जिनपिंग को झूला झूलते हुए देखकर बेचैन हो रहा होगा, समझ रहा होगा कि एक बार फिर चीन छल करेगा। तब जवाहरलाल नेहरू धोखा खा गए थे, इस बार नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी धोखा खा गए। बहरहाल चीन के साथ भारत के रिश्तों को समझने से पहले चीन को और उसकी मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है, उसकी मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है। सूचना क्रांति के वर्तमान दौर में इतना कोलाहल होने के बावजूद, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस मानसिकता से अधिकांश पूरी तरह अपरिचित हैं और अपरिचित हैं इस मुद्दे पर कि असल विवाद किस चीज़ को लेकर है। चलिए मिलकर प्रयास करते हैं अतीत से वर्तमान तक की आज तक की यात्रा पर। हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर हुए 15 अगस्त 1947 को। 2 वर्ष बाद आज वाला चीन, वर्तमान चीन जन्मा, कम्युनिस्ट चीन जन्मा 1 अक्टूबर 1949 के दिन। चीन के क्रांतिकारी नेता माओ इस दिन राष्ट्रवादी जो वहां की सरकार थी, चियांग काई शेक की सरकार थी, उसको अपदस्थ कर दिया और चीन में आज के चीन की नींव रखी गई। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की रखी गई, जो पूरी तरह एक कम्युनिस्ट मुल्क बना। अमेरिका ने उस समय कम्युनिज्म को, विशेष करके रूस को रोकने की नीयत से माओ का, पीपल्स रिपब्लिक आर्मी का, पीएलए का समर्थन नहीं किया। अमेरिका चाहता था उस दौर में यथास्थिति बनी रहे और उसने चियांग काई शेक की सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया। अमेरिका को हर किसी के पचड़े में टांग अड़ाने की आदत है, तो उसने वहाँ भी आदत अड़ाई। लेकिन जब माओ वहाँ काबिज हो गए सत्ता में, तो अमेरिका का चीन के साथ पूरी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गया। 1967 तक अमेरिका ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता नहीं दी थी एक राष्ट्र के रूप में, और किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे थे। फ्रांस के लीजेंडरी लीडर नेपोलियन बोनापार्ट ने, आपको आश्चर्य होगा जानकर, माओ के 1949 में चीन की सत्ता संभालने से लगभग 150 बरस पहले एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रेडिक्शन किया था। और उन्होंने कहा था, चाइना इज अ स्लीपिंग जाइंट, लेट हर स्लीप, फॉर व्हेन शी वेक्स शी विल मूव द वर्ल्ड। चाइना एक सोता हुआ जाइंट है, एक शेर है, एक बब्बर शेर है, उसको सोने दो, जिस दिन ये जगेगा उस दिन पूरे विश्व को हिला देगा। और देखिए आज हम देख रहे हैं ठीक ऐसा ही हुआ। चाइना एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, चाइना एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति बन चुका है, और चाइना की आर्थिक शक्ति इतनी ताकतवर है, आज हम लोग चाहे कितना हो हल्ला मचा लें कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए, चीन से इंपोर्ट बंद किया जाए, चीन से एक्सपोर्ट बंद किया जाए, व्यवहारिक दृष्टि से अब ये संभव नहीं रह गया है। और ये सारी बातें छोड़िए, सामरिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि, चीन से पैदा हुआ एक वायरस ही इतना पावरफुल निकला है कि उसने पूरे विश्व को, कोविड-19 कोरोना ने थर्रा डाला है। हमारे और चीन की सोच में भारी फर्क है। हमें चीन के हाथों बार बार धोखा खाने को हमारी सोच ने मजबूर किया है, और वो हमारी सोच है वसुंधैव कुटुंबकम की। सारा विश्व हमारा परिवार है। हमारे पास किसी भी
राष्ट्र की 1 इंच 1 मुट्ठी जमीन भी अनाधिकृत रूप से नहीं है, ना ही हमारा कोई हमलावर इतिहास है। हमारा इतिहास एक बार फिर पढ़िएगा, वो चाहे माइथोलॉजिकल काल में आप उठा ले जाएं, द्वापर और त्रेता युग में आ जाएं या कलयुग में आ जाएं, एक चीज शाश्वत है कि हम कभी आक्रांता नहीं रहे हैं। हम कभी एग्रेशन नहीं करते हैं। किसी की जमीन, किसी की धन दौलत पर हमारी कभी बुरी नीयत नहीं रही है। मैं उदाहरण देता हूं, 16 बार मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, हमने उसे 16 बार माफ किया। 17वीं बार वो अपने आक्रमण में सफल हुआ। कहा जाता है कि हमारे सोमनाथ मंदिर का सोना उसने लूटा, बहुत बड़े प्रांत में कब्जा कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात उसकी जीत नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी नैतिकता, हमारी समझ, हमारी सोच ये थी कि हमने उसको 16 बार परास्त करने के बावजूद छोड़ दिया था। हम उससे और पहले चले जाते हैं, थोड़ा और पहले चले जाएं तो भगवान राम ने लंका जीती। भगवान राम ने लंका जीती, लेकिन विभीषण को वहां का राजकाज सौंप दिया और हम यानी कि भगवान राम वापस आ गए। यह हमारा इतिहास है, हमलावर इतिहास नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि कहाँ लंका जीती, वहां से वापस आ गए, लेकिन सब कुछ राजपाट राजा रावण के भाई विभीषण को सौंप कर। नज़दीक का इतिहास देख लीजिए, अभी हालिया इतिहास देख लीजिए कलयुग का। पाकिस्तान 1971 में बुरी तरह परास्त हुआ। 93,000 उसके सैनिकों को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया और हमारी सेनाएं लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर रह गई थी। लेकिन सब कुछ शिमला समझौते के अंतर्गत हमने वापस दे दिया। यह हमारी सोच है कि किसी का फालतू में कोई भी सामान हमने नहीं रखना है। दूसरी ओर चाइना है। चाइना की सोच कैसे परिभाषित होती है इसे समझिए। माओ का मानना था, चाइना के सबसे शक्तिशाली लीडर माओ तेसुंग का मानना था, देयर कैन नॉट बी 2 सन्स इन द स्काई। आसमान में 2 सूरज नहीं हो सकते हैं, नॉर 2 एम्परर्स इन द वर्ल्ड, ना ही 2 सम्राट विश्व में हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल थ्योरी। एक और वसुंधैव कुटुंबकम है, एक और चीन विस्तारवादी नीति रखता है। वो कहता है कि वही एम्परर बनने लायक है, विश्व का राजा बनने लायक है। जिस प्रकार एक सूर्य हो सकता है, उसी प्रकार विश्व का एक राजा हो सकता है। चीन ने 1949 के बाद इसी नीति के तहत अपनी यात्रा जारी रखी। इस मानसिकता वाले चीन से यदि आप सौहार्द की और मित्रता की अपेक्षा करते हैं तो निश्चित ही आप बार बार धोखा खाएंगे। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं होता तो नेहरू काल से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और वर्तमान चीन के राष्ट्रपति के काल तक हमें लगातार धोखा नहीं मिलता आता। नेहरू ने 1954 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 1954 में चीन के साथ 5 मुद्दों पर समझौता किया। भारत अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा था। नेहरू पंचवर्षीय योजनाओं में लगे थे। नेहरू देश के डेवलपमेंट के लिए एक समाजवादी पूंजीवाद की सोच लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने चीन के साथ समझौते की नीति अपनाई और पंचशील का सिद्धांत पर समझौता किया। मैं आपको पंचशील की स्लाइड दिखाना चाहूँगा। पंचशील का जो सिद्धांत नेहरू ने परिपादित किया था और जिसको चीन ने नहीं माना। पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस डिस्कस्ड अपॉन हियर। ये देखिए 1954 28 अप्रैल को ये जब लागू हुआ तो इस पत्थर में वो 5 सिद्धांत लिखे गए नेहरू जी के। ये बड़ा नहीं होता। हाँ, ये देखिए 5 सिद्धांत नेहरू जी के। 5 सिद्धांत क्या हैं? एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों को मान्यता देना, उनकी रेस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवर्निटी की रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना,
म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स एक्सटर्नल अफेयर्स, एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देना, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप। और पांचवा सिद्धांत था शांतिपूर्वक आपसी मतभेदों को हल करना। ये हमारे 5 सिद्धांत थे और इन सिद्धांतों की दम पर नेहरू जी ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को इसी नारे की आड़ में आगे बढ़ाने का काम किया। कैसे? 1949 में आजाद होने के बाद, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद, चीन सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को एक साथ मजबूत करने में लग गया था। साथ ही साथ वो धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी नीतियों को भी बढ़ावा देने लगा। सबसे पहले उसकी निगाह गई तिब्बत पर। तिब्बत वो पॉइंट था जिससे भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट चीन और भारत के बीच में तिब्बत के चलते आया। चीन ने 1950 में तिब्बत को अपने इलाके में ले लिया, अपनी प्रभुत्व वाला क्षेत्र घोषित कर डाला। चीन के इरादों को भांप के कि चीन ऐसी कुछ गड़बड़ कर सकता है, 1949 में तिब्बत की सरकार ने चीन के संग किसी भी प्रकार के संबंध ना रखने की बात अमेरिका को, चीन को और ब्रिटेन को एक पत्र लिखकर कही थी। उन्होंने कहा था हम इंडिपेंडेंट नेशन हैं, हम इंडिपेंडेंट राष्ट्र ही रहना चाहते हैं, हम पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। शांत प्रकृति के तिब्बती चीन के दखल से परेशान होने लगे थे, दुखी होने लगे थे। चीन की विस्तारवादी नीतियों को वो जब तक भांपते, अपनी सेना को मॉडर्न करते, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते, तब तक चीन आगे बढ़ने लगा था। चीन ने दिसंबर 1949 में माओ के आदेश पर अपनी सेनाएं तिब्बत की ओर रवाना कर दी। इससे उस समय का तिब्बती नेतृत्व बहुत परेशान हुआ। उस समय दलाई लामा, 14वें दलाई लामा, वर्तमान दलाई लामा, जो इस समय धर्मशाला में रहते हैं, भारत में रहते हैं, शरण पाए हुए हैं, वो काबिज हो चुके थे। चीन के तिब्बत के पॉलिटिकल गुरु भी वही थे और स्पिरिचुअल गुरु भी वही थे। वे वहां की सरकार के प्रमुख थे। उन्होंने माओ से संपर्क साधा और उन्होंने चाहा, दलाई लामा साहब ने चाहा कि किसी प्रकार से चीन के साथ वार्ता हो। चीन इसके लिए तैयार हो गया। चीन चाहता था ये वार्ता बीजिंग में हो, लेकिन दलाई लामा इसके लिए सहमत नहीं थे। तिब्बत की सरकार इससे सहमत नहीं थी। वे लोग बीजिंग जाकर वार्ता नहीं करना चाहते थे। इसमें ब्रिटेन को डाला गया। ब्रिटेन ने सजेशन दिया कि या तो सिंगापुर, दलाई लामा चाहते थे सिंगापुर या हांगकांग में वार्ता हो। ब्रिटेन ने कहा यदि चाइना नहीं चाहता है तो ये वार्ता दिल्ली में कर ली जाए। चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन दलाई लामा ने अपना एक डेलीगेशन 1950 में भारत भेजा और वो डेलीगेशन यहाँ आकर भारत में जो चीन के राजदूत थे उनसे मिला और उन्होंने अपनी बात रखी। चीनी राजदूत उस समय एक फौज के जनरल थे, जनरल युआन। उन्होंने माओ से संपर्क साधकर 3 शर्तें इस डेलीगेशन के सामने रखी। तीनों ही ऐसी शर्तें थी जिनको तिब्बत मान नहीं सकता था। पहला ये कि तिब्बत चीन का हिस्सा बने। दूसरा ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जो है वो तिब्बत में काबिज हो, तिब्बत के बॉर्डरों की रक्षा वो करे। और तीसरा, तिब्बत में जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो केवल लोकल मामले देखेगी, विदेश व अन्य मामले चीन की सरकार देखेगी। दलाई लामा इसके लिए तैयार नहीं हुए। ये वार्ता यहीं टूट गई और चीन ने इमीडिएटली, दलाई लामा क्या चाहते थे? दलाई लामा चाहते थे, उन्होंने लिख कर दिया कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है चीन और तिब्बत के बीच में, वो प्रीस्ट और पैट्रन का रिश्ता है। हम गुरु हैं, तिब्बत गुरु है, बौद्ध धर्म का गुरु है, और जो चाइना है चूंकि वो विशाल देश है, वो एक अभिभावक की तरह है, मगर रहेंगे हम दोनों स्वतंत्र राष्ट्र। चीन तैयार नहीं हुआ। माओ ने अपनी सेना तिब्बत की ओर भेज दी। इतना प्रेशर हुआ, बहुत समय तक नेगोशिएशन चलते रहे। तिब्बत के कई इलाकों में PLA घुस आई। तिब्बत की फौज के कई हजार सैनिक मारे गए। अंततः दलाई लामा को झुकना पड़ा। दलाई लामा ने हथियार डाल दिए। उन्होंने हथियार डाले, उन्होंने चीन की सारी बातें मानी और 23 मई 1991 को अंततः दलाई लामा ने
17 पॉइंट एग्रीमेंट किया। 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, 17 बिंदु थे और उन 17 बिंदुओं में केवल एक बात दलाई लामा के पक्ष में कही जा सकती थी, 14वें दलाई लामा के पक्ष में कही जा सकती थी कि वे लोकल गवर्नमेंट के हिस्सा या उसके प्रमुख बने रहे। बाकी सब कुछ चीन की विस्तारवादी नीति के चलते उनके कब्जे में आ गया। इसमें एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है। जब ये सब कुछ चल रहा था, एल सल्वाडोर ने, जो कहाँ इतना दूर का मुल्क है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में चीन की विस्तारवादी नीति के विरोध में, तिब्बत में कब्जे के विरोध में एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में रखा। इस प्रस्ताव का लेकिन भारत ने समर्थन नहीं किया, जबकि दलाई लामा और उनकी सरकार और तिब्बत भारत की ओर बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही थी, बहुत आशा भरी नज़रों से देख रही थी। लेकिन ना तो इंडिया ने न ही यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यदि इस प्रस्ताव का शायद समर्थन हो जाता, चीन नया नया आज़ाद हुआ था, वो दबाव जो चीन कोई दबाव नहीं मानता है, शायद उस समय दबाव में आ जाता। अमेरिका उसके साथ विरोध में था, अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी थी, तो आज हम चारों तरफ से नॉर्थ बॉर्डर में, उत्तरी सीमाओं में पूरी तरह चीन से नहीं घिरे होते। ये हमारी एक डिप्लोमेटिक चूक थी। ये हमारे तत्कालीन नेताओं ने ये निर्णय क्यों लिया, यूएन में क्यों नहीं विरोध किया, यह और ज़्यादा इस विस्तार में जाने का विषय है। हमारे जो संबंध थे, हमारे जो तनाव चीन के साथ शुरू हुआ, वो लेकिन तिब्बत को लेकर शुरू हुआ। जब दलाई लामा साहब तिब्बत छोड़ के 1959 में तिब्बत उन्होंने छोड़ दिया, जब 1951 में 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद बहुत कुछ समय तक चीन और तिब्बत के बीच में संबंध बने रहे, दलाई लामा प्रमुख बने रहे। लेकिन 1956 आते आते चीन ने तेजी से अपना एग्रेसिव रुख अपना लिया और वो जो 17 पॉइंट एग्रीमेंट था उसके खिलाफ जाकर तिब्बत के धार्मिक मामलों में भी दखल देने लगा। उसने वह लैंड रिफॉर्म्स शुरू कर दिए, जिसका ये नतीजा ये हुआ कि दलाई लामा पूरी तरह खिन्न हो गए और अंत में 1959 में चीन की फौज ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट को ख़त्म करते हुए वहाँ पूरा कब्जा कर लिया और दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आ गए। हमारी सरकार ने एक साहसिक कदम, एक बड़ा कदम उस समय ये उठाया, नेहरू जी की सरकार में, जिनको कि आज संबित पात्रा साहब और तमाम लोग दोषी ठहरा रहे हैं चीन के साथ हमारे रिश्तों को लेकर, वर्तमान रिश्तों को लेकर। उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ 14वें दलाई लामा साहब की धर्मशाला में न केवल गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना डाली, बल्कि उनको राजनीतिक शरण भी दे दी। और यही वो बिंदु था जहां से हमारे रिश्ते पूरी तरह चीन के साथ बिगड़ गए। चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति माओ को, सुप्रीम लीडर माओ को लगा कि इंडिया ने, भारत ने, नेहरू ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है और हमारे एक नेता को, जो हमारी हेगेमोनी को नहीं मानता है, दलाई लामा को, उसने भारत में शरण दे दी। और इसके बाद चीन ने धीरे धीरे करके हमारी सीमाओं पर नज़र गाड़नी शुरू करी। अगला टर्निंग पॉइंट जो आता है वो आता है अक्साई चिन पर चीन के कब्जे का, जो उसने उस दौर में धीरे धीरे कर लिया था जिस दौर में वो हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा था और जिस दौर में हमने दलाई लामा को शरण भी नहीं दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तत्कालीन सरकार को तब ये पता भी नहीं चला था कि हमारे हिस्से वाले लद्दाख से सटे एक बड़े क्षेत्र में, जो सामरिक दृष्टि से, मिलिट्री दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर चीन कब्जा कर चुका है। ये बाद में पता चला। ये पूरा इतिहास क्या था, ये मैं कल आपको दलाई लामा का तिब्बत छोड़ना, चीन पर तिब्बत के कब्जा करना, दलाई लामा को शरण देना और कैसे 1962 की स्थितियों तक पहुँचे हम, उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम चीन और भारत के वर्तमान संबंधों को बहुत नज़दीकी से समझ सकें और ये जान सकें कि आज हम किस प्रकार चीन द्वारा घेर लिए गए हैं। मैं एक बार फिर अपने सैनिकों के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कुत्सित इरादों को फेल किया गलवान घाटी में। मैं सलाम करता हूं अपनी भारतीय सेना को,
जिन्होंने आज की तारीख में चीन को ये जता दिया है कि यदि अब युद्ध हुआ तो मुकाबला टक्कर का होगा। लेकिन याद रहे, हम एक बार पहले भी दोस्तों ये जता चुके हैं 1967 में। ये सब क्या था, इस पर मैं कल चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।